हेलो एवरीवन। देखिए, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देख रहे हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला 12 अक्टूबर को, उसके लिए इसकी पहली क्लास ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप लोग वहाँ से देखिए। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट से जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, वो वाला सेक्शन कवर करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा 2023 में क्या क्वेश्चन पेपर आए थे, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने थे, हम लोग कैसे एलिमिनेट के थ्रू या क्या किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था या डिस्कस भी किया था कि इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई तो ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था 103। ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है। एक तो पहले ही जब क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आप उसको कम से कम गोला कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, जिससे पता रहे कि आपको क्वेश्चन में पता क्या करना है। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन है: स्वैच्छिक, समाज सेवा, परिवहन, नौकरी, किसान या खेती। अब देखिए, आर्थिक क्रिया कौन सी है, सीधे सीधे जब लग गया तो भाई परिवहन आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड होता है, नौकरी आदमी आर्थिक क्रिया के लिए करता है। ठीक है, किसानी खेती में भी आर्थिक क्रिया होती है। अब स्वैच्छिक जहाँ पे लग गया, स्वैच्छिक अगर हम मतलब समाज सेवा कर रहे हैं स्वैच्छिक तरीके से, एक तो समाज सेवा उसमें भी तो आर्थिक हित नहीं दिखाया जाता ना, एक तो समाज सेवा ऊपर से उसमें एक स्वैच्छिक कर रहे हैं तो इसमें आर्थिक क्रिया नहीं होती। बस ऐसे ही आपको सीधे पढ़ के देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बजट से आया। अब बजट से जो क्वेश्चन आता है इसको अभी जब दृष्टि आएगी घटना चक्र की तो शिल्पी मैम ऑलरेडी बजट वगैरह ये सब कवर करा देंगी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टैटिक्स देखिए, यहाँ पे भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। यहाँ पे भी देखिए 2023 में बजट, तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। और टर्मोलॉजी बजट की क्या होती है, इसे नहीं जीएसडीपी जीडीपी क्या होती है, ये टर्मोलॉजी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे और करंट से उसको रिलेट कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोगों ने ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन किस चीज़ से रिलेटेड है। मैच दी फॉलोइंग में पूछ दिया कि भाई वर्गीस कुरियन हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, स्वामीनाथन किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस सीधे अभी हम लोग आपने कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था ना कि कौन किससे रिलेटेड, जैसे अमर्त्य सेन वगैरह टॉपिक था, प्लस बहुत सारे जीडीपी में के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है। वैसे सेम देखिए यहाँ भी मैच दी फॉलोइंग से हम लोग इसको देखते चलेंगे, ऐसे मैच दी फॉलोइंग की जो क्वेश्चन आए कि कैसे टैकल करना है। अब देखिए माल्थस थियरी किस चीज़ को दिया गया था, हर साल आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से अल्टरनेट पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी किस से रिलेटेड थी। ठीक है, जनसंख्या से दिया था। इन्होंने कहा था ना कि भाई अगर जनसंख्या मतलब कि जनसंख्या जैसे 1 2 3 इस क्रम से बढ़ती है, फिर दुगना बढ़ती है ना, जैसे 3 6 8 10 मतलब दोगुने तरीके से बढ़ती है। और लेकिन खाद्य सामग्री ऐसे एक, यहाँ पे देखिए ऐसे समझ लीजिए फिर से, इन्होंने कहा था कि जैसे कि जनसंख्या जो है हमारी ऐसे एक, फिर हमारी इसका दुगना होगा 2, फिर 4, फिर 4 का 8, फिर 16 इस तरीके से बढ़ती है। बट हमारी जो खाद्य सामग्री होती है वो 1 2 3 मतलब इस क्रम में बढ़ती है। इन्होंने ये थियरी दी थी। तो इसी से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब देखिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई थी, तो जो भी चर्चाएं में फ्लैगशिप योजना सरकार की या पुराने से, देखिए क्योंकि ये क्या नाम है, पुरानी योजनाएं भी उठा के पूछ लेते हैं। तो हम लोग इस में जो अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, इसमें बेसिक से लेके इम्पोर्टेंट योजनाएं कौन सी हैं, कौन सी चर्चित योजनाएं हैं, कौन सी पूछी गई, सबको शामिल करते हुए इस तरीके से भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, ये आप इन्वायरमेंट में भी ले सकते हैं या फिर संस्थाओं के रूप में इकोनॉमिक सेक्शन में भी, क्योंकि ट्रेड निर्यात होता है, आयात होता है, तो उसमें इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ से भी एक रिलेटेड ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोगों ने कल देखा था ना कि भाई वो सीएसओ वाला आंकड़ा कौन जारी करता है, तो उसी तरीके से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अगर आप लोग कहेंगे तो या तो एक ही में पिछले 5 सालों का एक साथ पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसके हिसाब से पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं। देखिए कल हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि भाई जीडीपी क्या नाम है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, कि अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन 1 वर्ष के भीतर। अब इसकी काम आएगा आज की क्लासेस में। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए कल जीडीपी जैसे पढ़ा था ना कि भाई 1 वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर जो है यहाँ के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी बस एक थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए जीएनपी क्या है, इसका ये छोड़िए, हम बता रहे हैं उसको समझिए। जीएनपी क्या है कि यहाँ से समझिए,
देखिए जीएनपी जो है इसमें क्या है कि देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर और देश की घरेलू सीमा के अंदर प्लस घरेलू सीमा या मतलब बाहर, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में यही अंतर है कि उसमें था कि देश की घरेलू सीमा के अंदर निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, और जीएनपी में है कि देश के नागरिकों द्वारा वो देश की घरेलू सीमा के अंदर प्लस अगर वो नागरिक कहीं बाहर भी उत्पादित कर रहे हैं तो दोनों को काउंट किया जाता है। बाजार मूल्य पर उनकी कितनी कीमत है उन्हीं को जोड़ दिया जाता है तो हो जाती है जीएनपी, ठीक है। देखिए जीएनपी कह रहा है ना कि यही कह रहा है कि जीएनपी क्या है, जीडीपी मतलब एक वर्ष के भीतर देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, ठीक है, देश के अंदर, प्लस एक्स मतलब कि अगर कोई देश का नागरिक कहीं बाहर भी कुछ उत्पादन कर रहा है तो उसका भी बाजार कीमत पर मूल्य काउंट किया जाता है, ठीक है। और विदेशियों जो हमारे देश में विदेशी है उसको घटा दिया जाता है। तो सिंपल सी, अगर इस फॉर्मूले से आपको टफ लग रहा है तो बस ये समझ लिए कि एक वर्ष के भीतर देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर प्लस देश की घरेलू सीमा के बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होता है, जीएनपी कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कुछ एग्जांपल के साथ बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जीएनपी के उपयोग क्या है। तो जीएनपी का अगर उपयोग देखेंगे तो भाई जैसे हम लोग कोई भी काउंट कर रहे हैं ना, तो भाई एक हम लोग के पास कंफर्म डाटा होना चाहिए कि भाई हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, देश के बाहर जो हमारे नागरिक हैं वो किस क्षेत्र में क्या उत्पादन कर रहे हैं। तो उसमें ये बहुत ही ना जनरल सा स्टेटमेंट बहुत बार देख के 4-5 जनरल स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि जीएनपी का उपयोग किया जा सकता है या जीएनपी का उपयोग है। तो मैक्सिमम में ऑल ऑफ द एबव होगा, थोड़ा सा आप अलर्ट करके पढ़िएगा कि भाई कोई भी अगर आपके पास डाटा है ना तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना, कि कहीं पे किसी को सेक्टर को फ़ायदा देना है या हो सकता है आपको यही काउंट करना हो कि भाई किस देश में ज़्यादा उत्पादन आ रहा है, किस देश में हमारे नागरिक किस सेक्टर में, तो हर जगह डाटा का उपयोग हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जनरल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि राष्ट्रीय आय को आंकड़ों में जीएनपी जीडीपी की तुलनात्मक वही है, तुलना की जा सकती है कि भाई हमारे से दो डाटा मिल गया ना तो आप बता सकते हैं जीडीपी में अच्छा इतना है, तो उसमें से अगर हम माइनस विदेशी घटा देंगे, जीएनपी जैसे हमारे पास डाटा है सिंपल से, देखिए अगर आपको गणित समझना है तो देखिए जीएनपी वाली हमारे पास डाटा हो गया, तो जीएनपी से हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं ना किसी देश की। कैसे, बस आपको इसमें से विदेशों में जो नागरिक उत्पादन कर रहे हैं उसको घटा देना तो आपको जीडीपी आ जाएगी। तो डाटा का उपयोग हर तरीके से किया जाता है। अब देखिए जीएनपी के आधार पर आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग मतलब क्रय शक्ति क्षमता मतलब होता है ट्रिपल पी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर रैंकिंग देती है। किसके आधार पर, जीएनपी के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है कि आईएमएफ किस आधार पर दुनिया के देशों को या आईएमएफ दुनिया के अन्य देशों को किस आधार पर रैंकिंग देता है। सीधे आपको ऑप्शन दे देगा जीडीपी, जीएनपी या फिर एनएनपी। तो ध्यान रखिएगा कि वो जीएनपी के आधार पर देता है, ठीक है। अब देखिए वही है कि भाई किसी भी वही है, रोशनी पड़ती है अर्थव्यवस्था पे, जनरल सा स्टेटमेंट है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व से पहले समझते हैं आर्थिक। देखिए यहाँ पर दिया ना आर्थिक विकास और समृद्धि, तो विकास और समृद्धि में क्या अंतर है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्थिक जो समृद्धि को कहते हैं ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ, ठीक है। तो पहले इंग्लिश से समझिए क्या है कि इसमें इसको अभी मत देखिए, जो हम बता रहे हैं उसको समझिए कि अब विकास क्या होगा कि डेवलपमेंट। अब दोनों का अंतर क्या है भाई, ग्रोथ और विकास देखने में तो सिमिलर लग रहा है शब्द, तो अंतर क्या है, ठीक है। क्योंकि अंतर से भी क्वेश्चन आया है, हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अब देखिए कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आर्थिक विकास क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो आर्थिक विकास में हम लोग काउंट करते हैं कि भाई किसी भी देश में, ठीक है, कि भाई साक्षरता दर क्या है, ठीक है, ये विकास में काउंट होगा। मतलब आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि उस देश की साक्षरता दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें क्या स्थान है। मतलब नहीं था देश की एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं, जो अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर के विकास के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा हो गई, बेरोजगारी हो गई, भुखमरी जो सूचकांक आता है उसमें क्या स्थिति है, तो ये अंदर की मतलब एक होता है ना कि एक मजबूत जो डेवलपमेंट किसी राष्ट्र के लिए होता है वो विकास में होता है, विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। अब ग्रोथ क्या होता है कि आप लोग जो बाहर से हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भाई हमारी जीडीपी इतनी हो गई है, प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इतना चल रहा है,
ये सब किस में काउंट होता है? तो आर्थिक समृद्धि में, मतलब कि ग्रोथ में। जैसे नाम से भी है ना कि भाई समृद्धि, तो समृद्धि आप दिखाने के लिए करते हैं ना, कि जैसे हम लोग डाटा आता है ना कि भाई ये इतनी जीडीपी चल रही है, हमारे यहाँ जो है प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, मेन क्या है कि लोग खुशहाल हैं या नहीं, जीवन प्रत्याशा क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, वो क्या होगा, वो विकास में काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप उम्मीद है आप लोग को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब समझने पे हो सकता है, अब अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बना ले जाएंगे कि भाई प्रमुख तत्व क्या है आर्थिक विकास के। वही ये पूंजी की तकनीकी सुधार हो रहा है, देखिए अंदर से हो रहा है ना चीज़ें। जनसंख्या परिवर्तन क्या है, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा। अब ये सब क्या है, विकास के तत्व हैं। अब देखिए आर्थिक समृद्धि यही है जो हम लोगों ने बताया कि बाहर से नहीं, कि भाई जीडीपी कितनी वृद्धि हो, पर व्यक्ति मतलब आय कितनी हो जा रही है, तो ये सब क्या होता है, समृद्धि का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया ना। अब हो सकता है कि अगली बार आपको ये डिफिनीशन ना दे कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, उससे आर्थिक समृद्धि के मापक है ये क्वेश्चन दे दे और पूछ ले कि भाई जीडीपी जीएनपी, और उसमें एक दे दे कि विकास वाला कोई ऑप्शन दे दे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई पूछ ले कि आर्थिक समृद्धि क्या है, 3 विकास वाले ऑप्शन दे कि भाई जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, जीवन प्रत्याशा, और एक में दे दे जीडीपी। तो ऐसे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बेसिक समझ लिया या जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, तो फिर आप इससे बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब देखिए अगला क्या करें कि भारत के कुछ राज्यों की जीडीपी में योगदान, और आप अगर PYQ देख रहे होंगे तो उसमें देखिएगा कि यूपी की जीडीपी कितनी चल रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया। हर बार बजट में आता है कि, या यूपी का है जो आर्थिक सर्वे आता है या बजट आता है, उसमें जीडीपी का रहता है कि भाई इस टाइम इतनी % की ग्रोथ चल रही है, 10%, 20%, 15%, ये रहता है। तो आपको लेटेस्ट डाटा के आधार पे सर्च करिएगा कि टॉप 3 हाईएस्ट जीडीपी किस स्टेट की चल रही है। अगर उसमें यूपी है तो ठीक है, अगर यूपी नहीं है तो यूपी की जीडीपी प्रेजेंट टाइम में कितना चल रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अगर आपने सर्च करके एक बार लिख लेंगे तो पेपर के लिए वो भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए पूंजी निर्माण से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जीडीपी जीएनपी ये सब क्या होता है और चीज़ें। हम लोगों ने जीडीपी देख ही लिया था कल। ठीक है, अब कल देख लिया था, तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं। इसमें यही था कि एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, अब आप कल लेक्चर में देखेंगे तो वित्तीय वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कल के लेक्चर में जिन्होंने देखा है। ठीक है, तो जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, अंतिम वस्तु सेवाओं का क्या होता है, हम लोगों ने कल कपास कॉटन वाला उदाहरण लेके समझा था ना कि अंतिम मतलब जो फाइनल गुड्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है। एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, अब देखिए जीडीपी के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें होने वाली वही जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ चल रही है या किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ चल रही है, कहाँ से इनकम आ रही है, तो हर चीज़ के उपयोग जीडीपी किया जा सकता है। वही अर्थव्यवस्था क्या वृद्धि चल रही है तो जीडीपी के ये सब उपयोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कह रहे हैं कि अगला क्या है कि देखिए परिणात्मक दृष्टिकोण इसके आकार से पता चलता है कि देश की आंतरिक शक्ति, अब जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है ना, तो वही है कि मतलब जीडीपी से आंतरिक शक्ति का पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, किस दर से हम विकास कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर नहीं होता डाटा कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया कि आगामी वर्ष में इंडिया की जीडीपी इतनी रहेगी या इस तरीके से ग्रोथ चले, तो यही सब आंकड़े देख के वो लोग जारी करते हैं डाटा, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जनरल से स्टेटमेंट कई पूछ सकते हैं, तो केयरफुली पढ़िएगा, मैक्सिमम सही होने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए अगला है कि साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होती है। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट ऐसे समझिए ना, फैक्टर साधन लागत है। अब इसमें जो लिखा हो भारी भरकम शब्दों में जाइए, सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई चीज़ उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, बिस्किट ही बनाया जा रहा है या फिर कुछ भी बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बनाने के लिए क्या होगा, आपको कुछ मशीनें लगेंगी, कुछ मतलब
कुछ आपको साधन खरीदने पड़ेंगे, कुछ अगर बनने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो बस यही कह रहे हैं कि भाई अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा कि जो यही साधन लागत है, इसको आपने बहुत जगह क्या पढ़ेंगे कि मूल्य ह्रास करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बन के तैयार हुआ, क्योंकि अंतिम वस्तुओं का मूल्य है ना, तो 100 रुपये का बन के तैयार हुआ, लेकिन मशीन प्रयुक्त हुई, उसकी कुछ लागत है, प्लस उसमें जो प्रोडक्ट लगे तो वो घटा के क्या अंतिम प्रोडक्ट में, तो वही साधन लागत क्या लग रही। साधन लागत आपने समझ लिया ना कि भाई जो उसको बनाने के लिए जो मशीनें हो गए या सामान उपयोग किया जा रहा है, तो साधन लागत मशीनों को भी जो होता है उसके मूल्य, इन सबको काउंट करके जो निकाला जाता है उसको कहते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त कारक या जो कारकों के संपूर्ण मूल्य को, वही है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट या वस्तु उत्पादन हो रहा है, उत्पादन और उसके उत्पादन या प्रयुक्त कारक या बनाने के लिए जो कारक, मतलब जो फैक्टर, मशीन हो गई, हाँ, कोई हो गया ढांचा तैयार करने के लिए बन रहा है, तो उसका जो मूल्य है उसी को कहते हैं साधन। साधन नहीं होता, ये साथ वाला चीज़ है। तो जो साधन कारक है उसको जो है क्या कहते हैं, तो ये मशीन हो गया, इन सबको साधन लागत कहते हैं। अब उसी साधन लागत को क्या करेंगे कि जब वस्तु, जैसे क्योंकि फाइनल गुड तैयार हो गया ना, सिंपल समझिए, एक यहाँ पे मशीन लगी हुई है 100 रुपये की है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल गया, इन सब के मिलके अब उसको 110 रुपये का कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट की मूल्य तो जो यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा गया, जो ट्रांसपोर्ट है, इस हिसाब से इसको 110 रुपये तय किया गया ना। लेकिन 100 रुपये की जो मशीन आई है इसको बनाने के लिए, उसका मूल्य तो काउंट होता नहीं। तो बस इसके लिए क्या होता है कि ये 100 रुपये भी अगर काउंट करके कोई निकाला जाए वस्तु का मूल्य, तो वही कहाएगा फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी। ठीक है, अब आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले लेक्चर में हम लोग फिर इसको एक क्विक रिवीजन मार दिया करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो जीडीपी आती है ना, जीडीपी का जो कॉस्ट निकाला जाता है उसमें ये साधन लागत के आधार पर नहीं निकाला जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए, इसमें कह रहे हैं परंतु सरकार के भुगतान में करो। अब जैसे इसमें क्या है कि अगर कोई टैक्स, जैसे आपने जीडीपी निकाल लिया फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत के आधार पर। अब इसमें ये नहीं कहेंगे जोड़ा जाता है कि भाई सरकार को कितना टैक्स जा रहा है, ये सब नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, या फिर सरकार जो सब्सिडी देती है उसको भी काउंट नहीं किया जाता है किसी मूल्य पे। सीधे ये, जैसे कि 100 रुपये की मशीन है, अगर सरकार ने सब्सिडी दी तो ये नहीं काउंट किया जाता, उसका मूल्य काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको अगर जीडीपी अच्छे से याद हो गई ना तो बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आगे का शब्द एक सोचिए, अगर कोई शब्द आ गया तो बस उसको रिलेट कर ले, जैसे मार्केट प्राइस पर जीडीपी। अब मार्केट प्राइस पर जीडीपी आपको पता है, अब वही है कि यह वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपी जाती है। कोई वस्तु का दाम है, अगर आपने जो मार्केट प्राइस मार्केट में बिक रहा है उसको आपने खरीदा, तो वही मार्केट प्राइस जीडीपी हो जाता है, उसी वस्तु का मार्केट प्राइस जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए वही कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस जीडीपी क्या है, यह वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता, मतलब जो खरीद रहा है, द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को, जो दुकानदार है, उसको सौंपा जो जाता है। जो मूल्य आप दे रहे हैं वही हो जाएगा मार्केट प्राइस जीडीपी। ठीक है, देखिए इसमें इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। कुछ और टर्मोलॉजी एक साथ एक ही में सब पढ़ा दिया जाएगा तो शायद आप लोग को थोड़ा सा मतलब मिसमैच हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इतना समझने की कोशिश करिएगा। और जो भी नहीं आता है, ठीक है, जैसे जीडीपी समझ में नहीं आया, फैक्टर कॉस्ट समझ नहीं आया, या फिर ये मार्केट प्राइस जीडीपी क्या होती है, जो भी समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो हमारा 3 नंबर का आएगा, उसमें हम लोग उसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे या कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। और एक चीज़ और बताइए कि हम लोग इसको साथ में पीवाईक्यू डिस्कस करते चलें, या फिर ये टॉपिक पूरा जब ख़त्म हो जाता है इकोनॉमिक सेक्शन तो एक साथ हम लोग एक पीवाईक्यू की क्लास ले लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसा भी होगा। और जो जीडीपी से रिलेटेड यूपी इन सब के जो क्वेश्चन पूछे गए उसका ज़रूर आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।